शार्क टैंक पाकिस्तान एंड कॉमेडी शो लगता है। एक इंडियन रिव्यू करने वाला है शार्क टैंक पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को। हमारे यहाँ के जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो अपना स्टार्टअप इंडियन शार्क टैंक में जिन्होंने पिच किया है, वो सभी हिट थे। कि तुम लोग के यहाँ पे जो भी शार्क टैंक पाकिस्तान में जो स्टार्टअप आ रहे हैं, वो सभी के सभी शिट हैं। आज मैं 3 ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में रिव्यू करने वाला हूं। देखो, पूरा लिस्ट बना के लाया हूं मैं आज। आशी हर्ब्स फर्स्ट, सेकंड नंबर पे अरशद खान ब्लू आइड चाय वाला, जो कि फेमस हुआ था तुम सभी लोग यहाँ पर। और एक है नेशनल इंपेक्स, जो कि एक बुढ़ा आया था आप लोग यहाँ पर। 300 मिलियन की डिमांड की थी। अगर 300 मिलियन शार्क्स के पास होते तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं चाइना का पैसा जो है वापस कर देती। इस बुढ़े ने पीनट बोला था। मुझे तो लगता है कि वो खुद ही पी के आया था, जो कि 300 मिलियन को पीनट कहा था कि आप शार्क्स के लिए तो पीनट होगा। आशी हर्ब ने भी कॉपी किया है इंडियन आदिवासी हेयर ऑयल से। आदिवासी हेयर ऑयल जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता है, जो कि आपके हेयर फॉल को रोकने की कोशिश करता है अपने हेयर ऑयल से। और हमारे यहाँ पर जो 2 चाय वाले जो फेमस हुए थे, डॉली चाय वाला और एमबीए चाय वाला, इन दोनों से ही इंस्पायर्ड अरशद खान का तो कैफे चाय वाला है, ये भी इंस्पायर्ड एंड कॉपी करके इसने भी शार्क टैंक पाकिस्तान में अपना पिच किया है अपने स्टार्टअप। आशी हर्ब्स, इसकी इन्वेस्टमेंट की डिमांड थी 20 लाख रुपए 10% की इक्विटी पे, और जो पूरा ओवरऑल कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो 2 करोड़ रुपए। तो 2 करोड़ वैल्यूएशन कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? आशी हर्ब्स जो हर्ब हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, और इस प्रोडक्ट को सेल करके आशी सिर्फ 1 मंथ में 1 लाख रुपए ही अर्न कर पाती है। इन प्रोडक्ट्स को सेल करके सिर्फ 1 लाख रुपए महीने का। उतनी बड़ी स्केलेबिलिटी भी नहीं है और उतना ज्यादा जो प्रोडक्ट का वैरायटी भी नहीं है। बस एक प्रोडक्ट के ऊपर में उनका ये जो सेल है वो आ रहा है। तो ओवरऑल जो मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए रेवेन्यू पे ये 2 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन कैसे चढ़ता है। तो ये जो रेवेन्यू है ये जस्टिफाई नहीं करता है 2 करोड़ वैल्यूएशन को। आशी हर्ब्स का जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है सोशल मीडिया पे। आशी हर्ब्स का जो बिजनेस पिच था उसमें उन्होंने ये कहा था कि सोशल मीडिया से ही उन्हें सबसे ज्यादा टारगेट ऑडियंस मिलते हैं, ठीक है, वहीं से ज्यादा रिप्लाई आता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो ग्रोथ है वो एक लिमिटेड रह गया है बस सोशल मीडिया तक। उन्हें अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है और स्केल करना है, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और यही जो फैक्ट बात है ये कहीं ना कहीं शार्क्स को भी चुभ रही थी। दैट्स व्हाई शार्क्स जो है इन्वेस्टमेंट करने से पीछे हट रहे थे। शार्क्स को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। एक तो ये जो एंटरप्रेन्योर है, इनका पिच करने का स्टाइल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि डरी हुई सहमी हुई सी थी। मतलब वो कॉन्फिडेंस, वो क्लैरिटी इनके पिच में बिल्कुल भी मुझे नजर नहीं आ रही थी। रादर देन अगर बात करूं मैं, तो इंडियन शार्क टैंक को मैं देखता हूं तो यहाँ पे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उनका वे ऑफ टॉकिंग और एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और वो जो पिच करते हैं कॉन्फिडेंस में, एक एक चीजों को बारीकी से डिजाइन करके पेश करते हैं शार्क्स के सामने, एकदम डिटेलिंग में। ग्रोथ स्ट्रेटजी, स्केलिंग, बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल, वो समझ में आता है पब्लिक को। लेकिन शार्क टैंक पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ये चीजें जो है मिसिंग है। आशी हर्ब्स ने भी जो पिच किया उनमें कॉन्फिडेंस वाली वो जो फैक्ट है वो चीजें नहीं लग रही थी। तुम लोगों को भी लग रही होगी जो पाकिस्तानी वीडियो को देख रहे होंगे, तो कमेंट में जरूर बताना। आशी हर्ब का जो प्रोडक्ट्स है वो ट्रेडिशनल रेमेडीज से बना हुआ है। मींस यानी कि पुराने जमाने के जो आयुर्वेदिक उपचार होते हैं उसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे आशी हर्ब्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। उसमें कोई यूएसपी नहीं है। तो जो मार्केट में अदर कॉम्पिटिटर्स हैं से कुछ अलग ये काम नहीं कर रही हैं। जो स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, इनको कॉम्पिटिट और टक्कर करने में मुश्किल होगी। इसके लिए इन्हें अपने बिजनेस में कुछ यूनिक यूएसपी जो है, जिसे हम कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो डालना चाहिए था, जो कि इनके बिजनेस में नहीं है। तो फ्यूचर में जब वो इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जाएंगी रेदर देन शार्क टैंक के बाद, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने बिजनेस स्केल करने में दिक्कत होगी। आशी हर्ब्स की जो स्टोरी थी वो तो काफी इंस्पिरेशनल थी, इंस्पायरिंग थी। लेकिन कहीं ना कहीं आशी हर्ब्स जो अपने स्टार्टअप के बारे में जो पिच वो कर रही थी, वो स्ट्रांग फोकस उनके बिजनेस के ऊपर नहीं था, उनके फाइनेंशियल प्रोपोजिशन पे नहीं था।
जिससे शार्क और अट्रैक्ट होते हैं। तो वो फोकस कहीं ना कहीं कम थी। बस एक ही शार्क ने इन्वेस्टमेंट किया ये बोल के कि ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता ये जो स्टार्टअप है मेरे पिछले इन्वेस्टमेंट से, तो इसलिए मैं इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी लोगों ने, बाकी शार्क्स ने अवॉइड किया। मुझे भी लगता है कि ये अवॉइडेबल पिच थी जिसमें अच्छा हुआ शार्क्स ने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं डाला। अरशद खान, ब्लू आइड चाय वाला, इनका एक कैफ़े चाय वाला चेन है। जैसे हमारे इंडिया में ये प्रफुल्ल बिल्लोरे का जो चाय वाला कॉन्सेप्ट है, जो ये फ्रेंचाइज मॉडल शुरू किया था, और जैसे ये डॉली चाय वाला, तो उसी टाइप से ये कॉपीड ही थीम पे ये अरशद चाय वाला जो कैफे चेन है ये बना हुआ है। तो इस बंदे को 1 करोड़ रुपए मिले थे 10% की इक्विटी पे। तो क्या ये वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है? जानते हैं इस वीडियो में। अरशद खान का ये जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ वायरलिटी पे ही डिपेंडेंट है। ये एक इंटरनेट सेंसेशन थे, ठीक है। उसके बाद इन्हें लगा कि मुझे ये बिजनेस चेन बनाना चाहिए कैफे चाय वाला के नाम से। तुम सभी को पता है कि जो वायरल चीजें होती हैं ज्यादा दिन के लिए सस्टेन नहीं करती हैं, और इनका बिजनेस पूरा का पूरा वायरलिटी पे ही डिपेंडेंट है। ये एक पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर इनका जो बिजनेस है वो चल रहा है। ब्लू वाइट चाय वाला बहुत स्मार्ट है, बहुत कूल है, बहुत मॉडल है, तो इसके ऊपर ही इनकी ब्रांडिंग चल रही है, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर में। जो कि कुछ शार्क्स जो हैं ये चीज समझ गए थे, तो उन्होंने अवॉइड कर दिया था फंडिंग करने से। तो इनका ये बिजनेस कब तक चलेगा? मान लो कि फंडिंग हो भी गई, तो ये पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर में इनका जो बिजनेस मॉडल है कब तक चलेगा? इस बिजनेस को एक फुल प्रूफ प्लान के साथ में बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट होता, ठीक है, और विदाउट इंटरनेट सेंसेशन के ये बिजनेस ये शुरू करते तो चलता, लेकिन ज्यादा दिन तक ये ग्रोथ नहीं करेगा, स्केल नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा। चाहे कितना ही ये लंदन में इन्होंने बिजनेस को एक्सपेंड किया हो या फिर पाकिस्तान में इसने इन्होंने चैन बनाया हो, लेकिन वो सस्टेन नहीं करने वाला है। अरशद चाय वाला, इनका जो बिजनेस है हाई वैल्यूएशन बट लिमिटेड ऑपरेशंस। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली है तो कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ होती है। इनका जो ब्रांड पे जो फुटप्रिंट है, जो कस्टमर बेस है, वो लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं लिमिटेड फुटप्रिंट के कारण इनका बिजनेस जो है स्केल नहीं कर सकता है। लैक ऑफ यूएसपी, अरशद चाय वाला ये जो कैफे चाय वाला बिजनेस के थ्रू ये कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं। ये जो पहले चाय बेचते थे वही अभी भी ये चाय बेचते हैं, और इनके जैसे पाकिस्तान में या फिर एब्रॉड में बहुत सारे चाय वाले हैं जो कि नॉर्मल चाय ही बेच रहे हैं। अरशद चाय वाला दूसरे कॉम्पिटिटर से कुछ अलग इनोवेटिव चाय नहीं बेच रहे हैं। अरशद चाय वाला सिर्फ अपने फ्रेंचाइज पे और स्टोर के एम्बियंस पे ही वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। उनके प्रोडक्ट में कोई इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, इनोवेशंस ही नहीं है। जो बिजनेस खूबसूरती और चकाचौंध पे निर्भर हो वो बिजनेस ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। रेदर देन आपके प्रोडक्ट में वो बात होना चाहिए, पसंद करे कस्टमर प्रोडक्ट को, ना कि ब्रांडिंग और ब्यूटीफुल मैन और मॉडल को और खूबसूरती को और एम्बियंस को। प्रोडक्ट में जान होना चाहिए, ना कि बंदे में। अरशद चाय वाला जो पिच कर रहे थे अपने बिजनेस को, तो उनके बिजनेस में कहीं ना कहीं क्लैरिटी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन को लेके, ठीक है, या फिर डिटेल्ड में उनके बिजनेस का जो प्लान है वो कैलकुलेटेड नहीं था। तो फ्यूचर में उनका बिजनेस कहाँ स्टैंड आउट करता है, तो ये डर कहीं ना कहीं शार्क्स को भी लग रहा था कि कुछ समझ में दया कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कैफे चाय वाला का कहना है कि लंदन में एक्सपेंड करेंगे, पाकिस्तान में एक्सपेंड करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं की, जैसे कि फाइनेंशियल डिटेल नहीं बताया, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगा ये नहीं बताया, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होगा ये नहीं बताया, रेवेन्यू ब्रेकडाउन क्या होगा ये सब नहीं बताया। तो कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में ये ग्रोथ करेंगे नहीं करेंगे, इनका बिजनेस स्केल करेगा या फिर नहीं करेगा? तो ये सब चीजों पे फोकस उनका बिल्कुल भी नहीं था। नेशनल इम्पैक्ट्स जो एक बुढ़ऊ आए थे अपने स्टार्टअप के लिए 300 मिलियन की फंडिंग लेने के लिए। शार्क्स को क्या समझ के रखा है इस बुढ़े ने, इस पाकिस्तानी बुढ़े ने। शार्क्स 300 मिलियन सुनते ही बौखला गए, पागल हो गए कि 300 मिलियन की डिमांड हमसे, भाई ये क्या मांग लिया इसने? कहीं ये पैसा बुढ़ऊ लेके कहीं अमेरिका तो नहीं जाने वाले थे? ये भी ज्यादा हो जाएगा। अगर 300 मिलियन शार्क्स के पास होते हैं तो कहीं ना कहीं आधा डेप्थ तो खत्म हो जाता पाकिस्तान का। बुढ़ाऊ का जो कंपनी वैल्यूड है वो 10,000 करोड़ का है। 10,000 करोड़, 300
मिलियन से अगर हम लगाएं वैल्यू कंपनी की, तो 10,000 करोड़ की वैल्यूड कंपनी बुड्ढे ने बताई। और वहीं अगर एनुअल इनकम की बात करें, तो 3 से 5 करोड़ का एनुअल इनकम। और क्या? तो पैकेजिंग मटेरियल्स वाली मशीन्स बनाती है इसकी कंपनी। ये अनरियलिस्टिक जो अमाउंट है, वो इस बुड्ढे ने मांग लिया, जो कि शार्क्स सुन के भी खुद शॉक रह गए और भौचक्के रह गए, देखते रह गए बुड्ढे को कि क्या भाई इसने क्या बोल दिया आखिरकार। तो ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये शो को एक टीआरपी देने वाला गेम प्लान था, जो कि शार्क टैंक पाकिस्तान की तरफ से खेला गया था कि व्यूअर्स का अट्रैक्शन आए इस शो के ऊपर में। ये बुड्ढा कहीं ना कहीं टीआरपी देगा, इस स्टार्टअप पिच से इसे बनाया गया था, बनावटी था, सिर्फ टीआरपी गेम के लिए। जो दो फाउंडर्स आए थे, इनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तैयारी करके नहीं आए थे। ये ऐसा लग रहा था कि बस शो में आना है और इतने सारे पैसे मांग लेने हैं। तो शार्क्स को लग रहा था कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है। जो इन दो फाउंडर्स का जो बिजनेस है, इसमें कोई स्केलेबिलिटी नहीं थी। पेपर मशीन्स बनाते हैं और वो पाकिस्तान में कुछ और इसको बड़े स्केल पे लेके जाना चाहते हैं। पूरा मिसकंसेप्शन है, इसमें उतने पैसे नहीं लगेंगे जितने मांग रहा है। शार्क्स को उल्टा कह रहा है कि आप लोगों के लिए तो पीनट होना चाहिए, छोटा सा, तो हम जो मांगे आप दे दोगे, नहीं तो उससे थोड़ा कम ही दे दो। शार्क्स का कहना है कि जो मांगा जाता है शार्क टैंक में वही हम देते हैं, बस ऊपर नीचे जो उसकी वो इक्विटी हो जाती है। तो ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये बनावटी है, टीआरपी का सारा गेम है। तो यही था आज का रिव्यू। तो शेयर करिएगा वीडियो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।